टॉपिक इज़ अबाउट द हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस मींस द इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। लेकिन हमने जो हेपेटाइटिस की बात करनी है वो वायरल हेपेटाइटिस है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर तो डिफरेंट चीज़ों से हो सकती है, लेकिन हमने स्पेसिफिकली बात करनी है जो वायरल हेपेटाइटिस होता है। वायरल हेपेटाइटिस में कौन कौन से वायरसेस आ जाते हैं? जो हेपेटोट्रोपिक वायरसेस होते हैं हमारे, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी एंड ई। ठीक है। सो कॉजेज ऑफ वायरल हेपेटाइटिस में क्या क्या आ जाता है कॉमन में? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी जो कि डी के साथ होता है, मतलब कि जो डी हेपेटाइटिस होता है आपको पता है कि वो बी के बगैर नहीं हो सकता। बी होगा तो डी होगा। डी अकेला जो है वो काम नहीं कर सकता बॉडी के अंदर, ना रेप्लिकेट कर सकता है, उसको बी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो हो भी सकता है बी के साथ डी, और नहीं भी हो सकता। सुपर इन्फेक्शन भी हो सकता है, कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस सी हो गया और हेपेटाइटिस ई हो गया। और लेस कॉमन कौन से हैं? जो साइटोमेगालोवायरस है, एप्स्टीन बार वायरस है, और रेयर में आ जाता है झाड़पे सिम्प्लेक्स और येलो फीवर। हम बात करते हैं जो हमारे हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई। इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से एससीक्यूज़ आते हैं, वो हेपेटाइटिस ए है, बी है और सी है। ठीक है। डी एन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर हम बात करें ए, बी और सी में, तो उसमें से भी जो मोस्ट ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन है और रिक्वायर्ड है वो हमारे हेपेटाइटिस बी की है। ठीक है। तो सबसे पहले हम हेपेटाइटिस बी की बात करेंगे और उनके बारे में जो कॉमन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बाकी वायरसेस की बात करेंगे। सो ये वाला टेबल हमने कर लेना है। सबसे पहले हम इस टेबल को देख लेते हैं, क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। ये डेविडसन का टेबल है, टेबल 22.34। इसमें सबसे पहले आता है हेपेटाइटिस ए के बारे में, कि ये कौन से ग्रुप से है। एंटेरो वायरस से है, ये आरएनए वायरस है। जितने भी वायरसेस हैं आपको पता है सारे आरएनए वायरसेस हैं, सिवाय हमारा जो हेपेटाइटिस बी है वो डीएनए वायरस है। ठीक है। तो हेपेटाइटिस ए जो है ये इंटेरो वायरस है, और इसके साथ साथ जो हेपेटाइटिस ई है ये कैल्सी वायरस है। और बाकी हेपेटाइटिस डी जो है इनकम्प्लीट है, उसको जो है बी की ज़रूरत पड़ती है। हेपेटाइटिस सी जो है ये फ्लेवी वायरस है, और जो हेपेटाइटिस बी है ये हमारा हेपेडना वायरस है। फिर आता है कि हमारा साइज़ क्या है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंक्यूबेशन पीरियड्स का आपको पता होना चाहिए। स्पेसिफिकली जो हमारा हेपेटाइटिस बी है इसका इंक्यूबेशन पीरियड तकरीबन 4 वीक्स से लेकर 20 वीक्स तक होता है। और बाकी जो हमारे हैं हेपेटाइटिस ए और ई, ठीक है, इनके जो इंक्यूबेशन पीरियड्स हैं ये थोड़े कम है, मतलब कि तकरीबन 1 मंथ के। 2 to 4 जो है हमारा हेपेटाइटिस ए का है, ठीक है, 1 मंथ का। और हेपेटाइटिस बी जो है वो 4 वीक्स से लेके 20 वीक्स तक है। हेपेटाइटिस सी जो है ये 2 से लेके, मतलब जो हमारा हेपेटाइटिस ए का स्टार्टिंग पॉइंट था वहाँ से लेके 26 वीक्स तक है। हेपेटाइटिस डी जो है इसका 6 to 9 है, और हेपेटाइटिस ई जो है इसका 3 to 8 है। ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद स्प्रेड की बात करते हैं। तो आपको पता है जो हमारा हेपेटाइटिस है ए और ई, ठीक है, ये दोनों जो होते हैं ये फीसिस से स्प्रेड करते हैं। हेपेटाइटिस ए और ई, ठीक है, फीको ओरल रूट से। और इसमें जो हिस्ट्री होगी वो यही होगी कि वो बताएगा, जो भी पेशेंट होगा वो बता रहा होगा कि मैं ऑफ़न बाहर से खाना खाता हूँ, जो रेडी के खाने होते हैं, ठीक है, जो अनहाइजेनिक फूड्स मैं खाता हूँ, ठीक है, घर का खाना इतना पसंद नहीं करता, ना खाता हूँ ये इस तरह से। तो उनकी वजह से फीको ओरल रूट से हेपेटाइटिस ए और ई जो होते हैं वो स्प्रेड करते हैं। फिर ब्लड की बात करें तो ब्लड में ये 3 आ जाते हैं, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस डी ने जाना ही बी के साथ है, तो हमारा जो ब्लड के थ्रू होता है वो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी है। सिलाइवा की बात करें तो उसमें भी वी हैव द हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, और फिर हेपेटाइटिस ए भी सिलाइवा में आ जाता है। वही फीको ओरल रूट है ना, तो सिलाइवा आ जाएगा। फिर सेक्सुअल जो होता है, सेक्सुअल के अंदर हेपेटाइटिस बी आपने याद रखना है, क्योंकि ये इसकी वर्टिकल ट्रांसमिशन भी होती है हेपेटाइटिस बी की, मदर टू बेबी। इस वजह से सेक्सुअल इसमें आ जाता है। वर्टिकल ट्रांसमिशन में क्या आ जाएगा? हेपेटाइटिस बी। और हेपेटाइटिस डी मैंने आपको बताया, जहाँ जहाँ हेपेटाइटिस डी होगा वहाँ पे वहाँ जहाँ पे हेपेटाइटिस बी होगा वहाँ पे हेपेटाइटिस डी होगा। उसके बाद क्रोनिक इन्फेक्शन की बात करें तो क्रोनिकली हमारे जा सकते हैं हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस डी। ये आपका एमसीक्यू बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज द क्रोनिक इन्फेक्शन, ठीक है, तो उसमें आपने याद रखना है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी एंड हेपेटाइटिस डी हो गया।
उसके बाद आता है प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन में वी हैव द वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन किसकी है हमारे पास? हेपेटाइटिस ए की है, हेपेटाइटिस बी की है। और आपको पता होगा हम जो मेडिकल ऑफिसर्स भी होते हैं हम सब ने वैक्सीनेशन करवाई होती है हेपेटाइटिस बी की। हेपेटाइटिस सी की कोई वैक्सीनेशन नहीं होती। और हेपेटाइटिस डी जो है, अगर हेपेटाइटिस बी की हमारी वैक्सीनेशन हो चुकी है तो ऑब्वियसली हेपेटाइटिस डी ने जो है वो नहीं करना, ठीक है। उसके बाद पैसिवली हमारा जो होता है, पैसिव इम्यूनाइजेशन भी होती है इनकी इम्यूनोग्लोबुलिन के थ्रू, कि अगर बॉडी में फॉर एग्जांपल हो चुका है, वायरस आ चुका है, तो फिर हमने जो है वो करवानी है। तो एक्टिव होती है जब हमारा वायरस अभी बॉडी में नहीं है, हमने पहले से प्रिवेंशन करवानी है। और पैसिव ये है कि अगर फॉर एग्जांपल वायरस अभी आया है रिसेंटली, तो फिर जो हमने वैक्सीनेशन करवानी है। तो ये हमारा टेबल डिस्कस हो गया जो डेविडसन का था, इसमें से MCQ बनते हैं, सो आई डिस्कस्ड इट फॉर यू। फिर हम बात करते हैं इस वाले टेबल की, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं वो मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ। तो सोर्स ऑफ हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन एंड द रिस्क ऑफ क्रोनिक इन्फेक्शन। तो हेपेटाइटिस बी जो होता है इसके हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन होती है और वर्टिकल होती है। 90% जो ट्रांसमिशन होती है हेपेटाइटिस बी की वो वर्टिकल होती है, जिसमें वी हैव द पॉजिटिव मदर, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव मदर। और जो हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन होती है वो एक दूसरे की तरफ, एक से दूसरे बंदे की तरफ होती है। उसमें आपको पता होगा इंजेक्शन ड्रग यूज़ जो ये लोग करते हैं। इसके अलावा अनस्क्रीन्ड ब्लड प्रोडक्ट्स, टैटूज़, एक्यूपंक्चर नीडल्स अगर एक दूसरे की लगा दी जाएँ, डेंटल प्रोसीजर्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। फिर भी आता है सेक्शुअल ट्रांसमिशन, जो कि हमने भी बात भी की है, सेक्शुअल ट्रांसमिशन में हेपेटाइटिस बी आता है। क्लोज लिविंग क्वार्टर्स, जो एक साथ ले रह रहे होते हैं, ज़्यादातर जो अफ्रीका के लोग होते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा उनकी ओवर क्राउडिंग की वजह से, क्लोज लिविंग की वजह से ये होता है। अब हमने बात करनी है, ये हेपेटाइटिस बी वायरस आपको नज़र आ रहा होगा इसकी स्कीमेटिक डायग्राम, ठीक है। तो सबसे बाहर हमारे पास क्या होता है, ये जो आपको ब्लू कलर की एक बाहर नज़र आ रही है, दिस इज़ द हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। जो सबसे बाहर होगी वो सरफेस होगी ना, तो सरफेस एंटीजन। फिर सरफेस एंटीजन के अंदर अगर हम बात करें तो वी हैव द दिस वन विच इज़ द हेपेटाइटिस बी इन्वेलप एंटीजन, ठीक है। उसके बाद इन्वेलप एंटीजन के बाद वी हैव द हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन, ठीक है। और फिर वी हैव द हेपेटाइटिस बी का DNA, ठीक है। तो सबसे बाहर वी हैव द सरफेस एंटीजन, देन वी हैव द इन्वेलप एंटीजन, देन वी हैव द कोर एंटीजन एंड देन वी हैव द हेपेटाइटिस बी DNA। सो मैं अगर यहाँ पे बोलूँ, दिस इज़ द सरफेस एंटीजन, दिस इज़ द इन्वेलप एंटीजन अंदर की तरफ, फिर कोर एंटीजन है, और फिर वी हैव द DNA, ठीक है। तो SECD बन जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट टेबल्स वो वाले थे, ये आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है, ये वाला टेबल, ठीक है। और ये वाला टेबल भी एक दफ़ा आपने रीड कर लेना है। इंपॉर्टेंट टेबल्स वही थे कि उन्होंने सारा जो है एक आपको पता भी होगा, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, बस आपको पता होना चाहिए एंट्री होती है वायरस की, फिर अंदर आके वो अनकोड करता है, रेप्लिकेट करता है और अपनी जो है ना प्रोटीन्स वगैरह बना के बाहर निकल जाता है, और इस तरह से वायरस जो है वो स्प्रेड करता है बॉडी के अंदर। और ये वाला टेबल आपने देख लेना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस की जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो क्या होती हैं, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए, इसकी आउटकम में हम लिखेंगे कि ये एक्यूट लिवर फेलियर भी करवा सकता है, जैसे कि हमने इस टॉपिक में पढ़ चुके हैं। ये कॉलिस्टेटिक हेपेटाइटिस भी करवा सकता है, मतलब कि ये जो कॉलिस्टेसिस करवा देगा, बाइल के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। प्लास्टिक एनीमिया ये बच्चों के अंदर करवाता होता है। इसके अलावा क्रोनिक लिवर डिजीज़, प्लास्टिक एनीमिया एक्चुअली जो इसके अंदर एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शंस होते हैं ना, उसकी वजह से होता है, और जो ड्रग्स होती हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। क्रोनिक लिवर डिजीज़ सिरहोसिस भी करवा सकता है और रिलैप्सिंग हेपेटाइटिस भी करवा सकता है। तो ये इन्होंने दिखाया हुआ है किस तरह से हमारे प्लाज्मा सेल जो है वो एंटीबॉडीज़ बना रहे हैं और हेपेटोसाइट्स के अगेंस्ट। तो ये बहुत अच्छी पिक्चर लगी थी मुझे कि सबसे बाहर ये देखें सरफेस एंटीजन है, आपको नज़र आ रही है, फिर ये अंदर जो है हमारा इन्वेलप है, ये हमारा होगा हेपेटाइटिस बी इन्वेलप एंटीजन, ठीक है। देन वी हैव द कोर, तो इसकी जो होगी वो होगी हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन, ठीक है। और उसके अंदर वी हैव दिस वन DNA, हेपेटाइटिस बी DNA, ठीक है। सो ये चीज़ आ जाती है। अब इसमें जो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी जब भी हमारे अंदर जो है किसी भी बंदे के अंदर हेपेटाइटिस बी वायरस एंटर होगा, तो उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ बनेंगी, जो हमारी बॉडी बनाती है, वो हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाती है। और मज़े की बात यह है कि एंटीबॉडीज़ तो कोर के अगेंस्ट हमारी बॉडी बना लेती है,
लेकिन वो प्रोटेक्टिव नहीं होती, फ़ायदा नहीं होता उस एंटीबॉडी का, क्योंकि कोर तो अंदर की तरफ है, मतलब वो वायरस के अंदर कोर बैठा हुआ है। अब एंटीबॉडी जितनी मर्ज़ी बना लो, कोर तो हमारे अंदर बैठा हुआ है, तो उसके अगेंस्ट क्या काम करेंगी वो। तो ये हमारी बॉडी का पता नहीं कौन सा मसला है कि वो सरफेस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना पसंद नहीं करती, पहले वो कोर के अगेंस्ट बनाती है। ठीक है, तो कोर के अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाती है। किसी भी बंदे के अंदर हेपेटाइटिस बी वायरस एंटर हो चुका है, तो अब उसकी बॉडी जो है कोर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाती है। सबसे पहले जो है वो IgM एंटीबॉडी बनाती है, ये पुरानी बातें हैं। सबसे पहले एक्टिव इन्फेक्शन में हमारी IgM एंटीबॉडी बनती है, और फिर क्रोनिक इन्फेक्शन में IgG बनाती है। IgM जो होती है ये 6 मंथ्स तक रहती है, और 6 मंथ्स के बाद IgG एंटीबॉडी बनती है, और किसके अगेंस्ट बनती है, कोर के अगेंस्ट। लेकिन जब हम वैक्सीनेशन करवाते हैं, ठीक है, वैक्सीनेशन जब हम हेपेटाइटिस बी की करवाते हैं, तो फिर हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडी बनती है वो बनती है किसके अगेंस्ट, सरफेस के अगेंस्ट। वैक्सीनेशन वाली जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो सरफेस के अगेंस्ट बनती हैं, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडीज़। इसकी वजह से जब भी हमारी बॉडी में एक मेमोरी क्रिएट हो जाती है कि मेरे जब भी ये वायरस आएगा, इसकी सरफेस को देखते साथ ही मैंने इसके अगेंस्ट हमला करना है और इसको ख़त्म कर देना है। इस वजह से वैक्सीनेशन का ये फ़ायदा होता है। हमारी बॉडी खुद तो कुछ भी नहीं कर सकती, जो एंटीबॉडीज़ बनाती है वो भी कोई प्रोटेक्टिव तो होती कोई नहीं। तो इससे अच्छा हम वैक्सीनेशन करवाएं कि जो एंटीबॉडीज़ बनाएगी सरफेस के अगेंस्ट, और वो प्रोटेक्टेड भी होगी कि हमारी बॉडी को वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट भी करेगी। ये आपकी पैथोलॉजी की पिक्चर है, इसमें उन्होंने वही बताया है, एक्यूट इन्फेक्शन होता है, वो आगे से जो है कैरियर भी हो सकता है, सब क्लिनिकल डिजीज़ भी होती है, एक्यूट हेपेटाइटिस भी हो सकता है, क्रोनिक भी। अब जो सब क्लिनिकल डिजीज़ होती है वो रिकवर हो सकती है, या एक्यूट हेपेटाइटिस जो है 99% रिकवर हो जाता है, और 1% परमानेंट में जाके डेथ करवाता है। और बाकी कुछ होते हैं कैरियर्स में चल जाते हैं, कुछ क्रोनिक में जाते हैं। क्रोनिक होते हैं वो रिकवर भी हो सकते हैं, सिरोसिस की तरफ जा सकते हैं, और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा भी की तरफ जाएंगे, और जो सिरोसिस और कार्सिनोमा करवाएंगे वो डेथ करवा सकते हैं। ओके, अब हमने इसके अंदर जो है इसको ज़रा डिस्कस करना है, क्योंकि हमारे लैब्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये समझ आएगी तो हमें लैब्स की समझ आएगी, जो हमने लैब्स करवानी होती है कि किसी बंदे के अंदर ये चीज़ पॉजिटिव आ गई है, ये चीज़ नेगेटिव आ गई है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या स्टेट चल रही है, वायरस अंदर किस हाल में पड़ा हुआ है। ठीक है, सो दिस वन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। उसमें ये होगा कि ये जो नीचे आपको नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4, ये क्या है, मंथ्स ऑफ एक्सपोजर, कि अब हमारा जो हेपेटाइटिस बी वायरस की बात करने लगे हैं हम। हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो हमारी बॉडी में, किसी की बॉडी में आया हुआ है, तो सबसे पहले पहला जो महीना होगा तकरीबन, ठीक है, 4 वीक्स तक का, वहाँ पे होगा उसका इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, उसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड मींस के यहाँ पर आपको कुछ भी पॉजिटिव नहीं मिलेगा, यहाँ पे आप लैब्स करवाओगे कुछ भी पॉजिटिव नहीं मिलेगा, लेकिन वायरस अंदर गया हुआ है। इसमें आप लैब्स करवाओगे आपको कुछ भी पॉजिटिव नहीं मिलेगा, क्यों, लेकिन वायरस अंदर है, प्रेजेंट है, लेकिन इंक्यूबेशन पीरियड में है, और पेशेंट को कोई क्लिनिकल सिम्टम्स नहीं आ रहे। ठीक है, फिर आएगी हमारी क्या, 1 महीना गुजरने के बाद वायरस अपना जो है कौन सी चीज़ शो करना शुरू कर देगा, अपनी सरफेस एंटीजन। ठीक है, ये जो मैं बना रही हूँ ना पिंक कलर की, हाई, इसको ट्रेस करते जाएं, दिस वन, ये पिंक कलर की जो है दिस इज़ अ सरफेस एंटीजन, जो हमारी बॉडी जो है वो बनाना शुरू करेगी वायरस के, सॉरी, जो वायरस होगा वो अपनी शो करना शुरू करेगा कि मेरे पास सरफेस है, मेरे पास सरफेस एंटीजन है। तो मैं अब ज़रा अपने आप को जो है ना आप लोगों के सामने जो है वो ज़ाहिर करना शुरू करता हूँ। तो ये जो सरफेस एंटीजन होती है ना, ये 1 मंथ्स पे फॉर एग्जांपल अपीयर हो रही है, और 4 मंथ्स तक ये रहती है। ठीक है, 4 मंथ्स तक जो है ये ख़त्म हो जाती है। तो इसकी जो पीक आती है वो तकरीबन आती है हमारी जो है 2.5 समथिंग मंथ्स पे। तो अगर किसी बंदे की हमने लैब्स करवाई, तकरीबन मतलब अगर उसकी लैब्स करवाई और हमें सरफेस एंटीजन पॉजिटिव मिलती है, इसका मतलब उसके उसके बॉडी के अंदर जो वायरस है वो अभी 1 से लेके 4 मंथ्स तक है। ठीक है, 1 से लेके 4 मंथ्स का पीरियड है, मतलब उसको वायरस को आए हुए अभी 1 से लेके 4 महीने के दरमियान वाला टाइम चल रहा है। ठीक हो गया, ये इसकी इंपॉर्टेंस होती है। फिर हम दूसरा कलर ले लेते हैं, हम ले लेते हैं ऑरेंज। ठीक है, तो इसमें अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारी दूसरी एंटीजन्स हैं। ठीक है, ये वाली जो ऑरेंज वाली मैंने बनाई है,
ये हमारी है हेपेटाइटिस बी इन्वेलप एंटीजन और हेपेटाइटिस बी वायरस का डीएनए। ये देखें कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। ये हेपेटाइटिस बी की जो सरफेस एंटीजन होती है उसके बाद अपीयर होते हैं, और हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन से पहले पहले तक रहते हैं, मतलब उसके ख़त्म होने से पहले पहले तक खुद ही ख़त्म हो जाते हैं। इसका मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब हेपेटाइटिस बी जो सरफेस एंटीजन है, एस से मैं लिख रही हूँ, ये आपकी 1 से लेके 4 मंथ्स तक रह रही थी। तो आपकी जो है हेपेटाइटिस जो इसकी इन्वेलप एंटीजन है और डी लिख रही हूँ, ये आपकी होगी तकरीबन 1 पॉइंट मतलब कह लो 1.7 मंथ से लेके जो है 3.7 मंथ्स तक। ठीक है, मतलब कि जब हेपेटाइटिस बी की सरफेस एंटीजन आती है उसके बाद ही आते हैं दोनों, और उसके ख़त्म होने से पहले पहले ख़त्म हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ। फिर हम बात करते हैं अपनी एंटीबॉडीज़ की। तो एंटीजन्स कौन कौन सी अपीयर हो रही हैं? सरफेस एंटीजन, इन्वेलप एंटीजन और डीएनए। एक और हमने एंटीजन पढ़ी थी, कोर एंटीजन। वो क्यों नहीं अपेयर हो रही? क्यों नहीं अपेयर हो रही? क्योंकि उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज़ बनानी है, तो वो एंटीजन अपनी शो ही नहीं करता, हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना चुकी होती है। तो उसके लिए हम रेड कलर ले लेते हैं, ये आपको नज़र आ रही होगी। तो हमें बॉडी के अंदर हेपेटाइटिस बी की जो कोर एंटीजन होती है वो कभी भी नज़र नहीं आती, क्योंकि उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ हमें नज़र आती हैं। और एंटीबॉडीज़ में हमने बात की थी कि 6 मंथ्स तक, मतलब कि जब हमारी इन्वेलप एंटीजन और डीएनए ये आते हैं, उसके बाद हमारी जो है आती है क्या, एंटीबॉडीज़ आना शुरू होती हैं। किसकी? कोर एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट। 6 मंथ्स तक रहती है। कौन सी 6 मंथ्स तक रहती है? IgM। ठीक है, IgM 6 मंथ्स तक रहती है। और जो IgG होती है वो हमारी होती है क्रोनिक में। ठीक है, तो IgG आगे IgG दिखाई हुई है। ठीक हो गया। फिर जो है ये देखें एंटी बॉडी बन रही है किसके अगेंस्ट? सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट। ठीक है, और इन्वेलप एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनानी है, लेकिन ये बाद में जाके बनती है, तकरीबन 6 महीने से पहले पहले बनती हैं ये। ठीक हो गया। तो ये बात याद रखनी है कि सबसे पहले जो अपीयर होती है वो सरफेस एंटीजन होती है 1 से लेकर 4 मंथ्स तक। इसके अलावा इन्वेलप एंटीजन होती है, डीएनए होता है। ये दोनों जो है वो सरफेस एंटीजन के बाद आते हैं, उससे पहले पहले ख़त्म हो जाते हैं। कोर एंटीजन नहीं नज़र आती, एंटीबॉडी नज़र आती है। एंटीबॉडी जो IgM होती है वो 6 मंथ्स तक नज़र आती है, और जो कोर एंटीबॉडी होती है वो हमें 6 मंथ्स के बाद तक नज़र आती है। कितना टाइम हो गया? हाँ, अब हम नेक्स्ट पार्ट से करते हैं, ज़्यादा टाइम हो गया।